बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के अगले ही दिन कोलकाता में जुटे 5 लाख से ज्यादा सनातनी सामूहिक तौर पर हुआ गीता पाठ। और उसके बाद आपको बताएंगे यूपी में शहरों में एसआईआर को लेकर पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव जारी है। घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की तलाश में डीएम एसपी मौके पर उतरे हुए हैं। साथ ही बात होगी एसआईआर पर। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से वोट काटने का आरोप लगाया है, जिसके बाद में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। और फिर आपको बताएंगे सीएम योगी अलीगढ़ और सहारनपुर पहुंचे हैं, जहां अधिकारियों के साथ विकास के कामों को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पर भी फीडबैक लिया है। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। कोलकाता में रविवार को 5 लाख से ज्यादा सनातनी जुटे और बाबा बागेश्वर के साथ में सामूहिक गीता पाठ किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत में हम सनातनी चाहते हैं, तनातनी नहीं। हालांकि इसकी टाइमिंग को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी गई थी। उसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तमाम विरोध के बावजूद टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से मस्जिद की नींव रख दी। लेकिन आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों का जमावड़ा लगा। इसमें लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। अलौकिक गीता का पाठ किया गया। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाई हिंद नहीं, भगवाई हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। इस गीता पाठ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पद्म भूषण प्राप्त साध्वी रितंबरा सहित बंगाल बीजेपी के आला नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष के साथ साथ राज्य के राज्यपाल सीबी आनंद बोस सहित लाखों साधु संतों ने हिस्सा लिया। देखिए, बाबरी मस्जिद बंगाल में कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब मस्जिद बनाए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर अपमान करने की, हिंदुओं को आघात करने की एक चेष्टा है। हिंदू समाज इसका सही उत्तर देगा। शनिवार को टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद का शिलान्यास किया, जिसके बाद से पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया। हुमायूं कबीर ने बड़ा ऐलान किया, वो बंगाल में ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी अलग बनाएंगे। सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष, मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे एवं वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएंगे। हुमायूं कबीर पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि पूरे मुल्क में फिर से नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है। और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आ गया था, हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो क्या तमाशा देश में बना रहे हैं। आपस में मिलकर नूरा कुश्ती खेलेंगे और पूरा मुल्क जलने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले सियासत हाई है। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ किया गया, जिसमें सनातनियों ने गाजे-बाजे के साथ पाठ किया। यानी पश्चिम बंगाल में चुनावी समर का शंखनाद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
संसद में कल और परसों वंदे मातरम को लेकर 150 साल पूरे होने पर विशेष बहस होने वाली है। लोकसभा में इस बहस पर चर्चा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे करने वाले हैं। वहीं राज्यसभा में 9 दिसंबर को ये चर्चा गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और संसद के शीतकालीन सत्र में ये बहस राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। शीतकालीन सत्र एक ऐतिहासिक बहस का गवाह बनने जा रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर विशेष चर्चा होगी। सवाल है क्यों और इसका संदेश क्या है। दरअसल इस साल वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे हो रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1875 में लिखा था और बाद में अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया। 1950 में इसे भारत गणराज्य का राष्ट्रगीत घोषित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में यह गीत एक प्रेरणा बना। वंदे मातरम का नारा आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। वंदे मातरम होना चाहिए। वंदे मातरम तो आज़ादी दिलाने वालों का एक बहुत प्रिय गीत था और आज़ादी के बाद जो व्यवस्था बनी है उसके हिसाब से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है और हम हर पूरी सम्मान के साथ इसको विधानसभा में भी हो रहे हैं और हमें अभी माननीय योगी जी ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा। सरकार का कहना है कि ये चर्चा सिर्फ गीत तक सीमित नहीं होगी बल्कि भारत की सांस्कृतिक जड़ों, स्वतंत्रता आंदोलन की उस भावना को भी उजागर करेगी जिसने देश को एक सूत्र में बांधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में 8 दिसंबर को बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि राज्यसभा में अमित शाह मोर्चा संभालेंगे। सरकार इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बता रही है। विपक्ष का आरोप यह है कि कदम चुनावी सुधारों और एसआईआर जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इस बहस के राजनीतिक मायने भी हैं। बंगाल कनेक्शन को लेकर चर्चा तेज है क्योंकि वंदे मातरम की जड़ें बंगाल में हैं और अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी के साथ में चल रही है। एसआईआर को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद में घुसपैठियों और साथ ही रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हजारों परिवारों से पूछताछ हो चुकी है। इनमें लोगों में ज्यादातर बंगाल और असम से आए लोग शामिल हैं। जांच के दौरान इन लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सबकी जांच की जा रही है और देखिए इसी से जुड़ी किस तरह से ड्राइव चल रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साझा अभियान में रोहिंग्या और बाहर प्रदेशों से आए लोगों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी बाहरी आया है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के लोग झुग्गियों में भी जाकर पड़ताल कर रहे हैं। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि इनकी तरफ से कौन कौन लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं या सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और इसका एक डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार करवाया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति यदि मिलता है जिसके पास आईडी नहीं है या फर्जी आईडी उसने बनाया है, सत्यापन के बाद ये सामने आता है तो इस पर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। इसमें बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि खुफिया एजेंसियों के साथ कुल 29 टीमें हर थाना क्षेत्र में घर घर तलाश कर रही हैं। टोटल 28 थाना क्षेत्र है जिनमें हमारी टीमें गठित की गई हैं और उसके साथ साथ एक COLIU की टीम है। तो ये टोटल 29 टीम्स हैं जो इस वेरिफिकेशन अभियान में लगी हुई। जो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, घुसपैठिए मिलेंगे तो उनके लिए कहाँ रखा जाएगा, क्या कुछ इसके आगे कार्रवाई? उसकी MHA की गाइडलाइंस है कि अगर कोई बांग्लादेशी इस तरह का मिलता है तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है कि बांग्लादेश का नागरिक है या नहीं है। उस वेरिफिकेशन के दौरान उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जहाँ कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सब तरह की फैसिलिटीज होती हैं। मुजफ्फरनगर में भी डीएम और एसएसपी सड़कों पर उतरकर मतदाता सूची के लिए शुद्धिकरण के लिए डोर टू डोर अपील करते नजर आ रहे हैं। अब तक हजारों परिवारों से पूछताछ हो चुकी है। इन लोगों में ज्यादातर बंगाल और असम से आए लोग शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग मतदाता सूची
का पुनरीक्षण करा रहे हैं। उसी के क्रम में मैं और हमारे एसएसपी साहब हम लोग घर घर जाकर के यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी अपना फॉर्म भर दें समय से, और जिससे किसी का जो अर्ह मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में आने से न छूटे। जांच के दौरान इन लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सबकी जांच हो रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग कहीं किसी अवैध गतिविधि में शामिल तो नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में चल रहे एसआईआर अभियान पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर निशाना साधा है। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि वोट बढ़ाने की नहीं बल्कि काटने की कोशिश हो रही है और संवैधानिक संस्था ऐसा काम कर रही है। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के सपने 2047 तक पूरे नहीं होंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आगरा के फतेहपुर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश ने शेख चिश्ती की दरगाह पर चादर पोशी की और मन्नत का धागा बांधा। अखिलेश के साथ उनकी पत्नी और एसपी सांसद डिंपल यादव और जया बच्चन भी मौजूद थी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जाने की चिंता हो रही है, बढ़ाने की नहीं। वोट जोड़ना है और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूँगा एक एक नागरिक को जागरूक होकर के वोट बनवाना चाहिए। अगर वोट नहीं बनेगा तो हमारा संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए एसआईआर जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना साधा है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2047 तक उनके सपने पूरे नहीं होने वाले। लेकिन समाजवादी पार्टी का जब राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो अरगल प्रलाप करते हैं और श्री अखिलेश यादव जी के किसी बयान में कोई सच्चाई नहीं है और जनता उनके इस प्रकार के बयानों पर हंसती है। वह गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे जो 2047 तक तो पूरा होने वाला नहीं है। आगे भी उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं दिखेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल भ्रम फैला रहा है, लेकिन यूपी के लोग 2027 में भी 2017 वाला इतिहास दोहराएंगे और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। एसआईआर को लेकर के जो विपक्षी दल भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसक चुकी है। बिहार में एसआईआर के बाद लगभग 65 लाख मतदाताओं को, घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर किया गया। निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए। आरजेडी के जंगल राज को, लालू यादव के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग 27 में भी 17 वाला इतिहास दोहराएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की पुनः सरकार होगी। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को लेकर हमलावर है। संसद में और संसद के बाहर अखिलेश और उनकी पार्टी के नेता एसआईआर पर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी में भी अखिलेश और एसपी के नेताओं पर हमलावर नेता दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने अलीगढ़ और सहारनपुर जिले का दौरा किया। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ में बैठक कर सरकारी कामों के साथ में सरकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा की। सीएम योगी ने एसआईआर की प्रोग्रेस, पंचायत चुनाव और लॉ एंड ऑर्डर पर भी फीडबैक लिया। सीएम योगी कोटद्वार भी पहुंचे जहां उन्होंने सिद्धबली मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी अलीगढ़ के दौरे पर रहे। कलेक्ट्रेट के हॉल में जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी का स्वागत किया। अलीगढ़ मंडल के चारों जिलों अलीगढ़, हाथरस,
एटा और कासगंज के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकारी योजनाओं की समीक्षा, SIR की प्रगति, जिला पंचायत चुनाव के संबंध में चर्चा और साथ ही अधिकारियों की कार्यशैली पर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। मतदाता सूची की सटीकता और तैयारियों पर गंभीर चिंता जताते हुए सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आए, ये कमिश्नरी की एक संगठनात्मक बैठक ली थी, जिसमें कुछ हमारे यहाँ जो SIR का कार्यक्रम चल रहा है, इसके संबंधित उन्होंने विधानसभा उसका समीक्षा बैठक की है। जो छोटी मोटी कोई त्रुटि है उसका समाधान करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को हमने लगाया है और महाराज जी के निर्देशानुसार उस कार्य को हम पूर्ण करेंगे। अलीगढ़ के बाद सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे। यहाँ भी सर्किट हाउस में उन्होंने समीक्षा बैठक की और सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों से सरकारी योजनाओं और कामों की प्रगति को लेकर फीडबैक लिया। इस मौके पर सभी विभागीय अधिकारियों ने अपने डिपार्टमेंट में चल रही विकास योजनाओं और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। इसके साथ ही सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी फीडबैक लिया। सीएम योगी कोटद्वार भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने कोटद्वार स्थित सिद्धबली मंदिर में बजरंगबली की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सिद्धबली में वार्षिक अनुष्ठान का आज अंतिम दिन है, जहां सीएम योगी ने पूजा अर्चना कर लोक मंगल की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं इंडिगो संकट की, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों का काफी परेशानी का सामना करना पड़ा यात्रियों को। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शर्म करो, वहाँ पे एजेड थे जो 80 इयर्स के थे। देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है, लेकिन आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी रहा। देश भर में आज इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गयी। 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े। हैदराबाद से इंडिगो की 115 फ्लाइट रद्द की गई, मुंबई से 112, बेंगलुरु से 150, दिल्ली से 109 उड़ान रद्द की गई। चेन्नई, त्रिची और चंडीगढ़ से भी फ्लाइट कैंसिलेशन जारी है। कुल मिलाकर आज इंडिगो की 538 फ्लाइट्स प्रभावित हुई। पिछले 3 दिनों में इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। इंडिगो का दावा है कि जल्दी हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन हालात अभी बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। दिल्ली में कई यात्री रात भर से फंसे हैं। किसी की फ्लाइट कैंसिल हुई तो कोई लगातार रीशेड्यूलिंग से परेशान है। टिकट काउंटर्स पर लंबी कतारें हैं और बैगेज कलेक्ट करने को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हजारों बैग्स का ढेर एयरलाइंस के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर अभी ऐसे कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं अगली फ़्लाइट्स का, रिफ़ंड्स का, और किस तरह से उन्हें परेशानियां हुई हैं वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ ऐसी केस स्टडीज़ और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको बहुत ज़रूरी काम से पहुँचना था अपने टाइम से, लेकिन वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। यहाँ पर ऐसे ही मुझे 2 शख्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। ये कहाँ जाने वाले थे, कहाँ से आ रहे हैं? अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते थे और कब से यहाँ पर फंसे हुए? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलाब अली गाजी। मैं 6 तारीख शाम को 5 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँचा। 7 तारीख सुबह मेरा फ्लाइट था गुवाहाटी, दिल्ली टू गुवाहाटी। जी दिल्ली टू गुवाहाटी से फ्लाइट था आपकी 7:45 में। अभी मैं उस टाइम गया, बोल रहा है आपका फ्लाइट कैंसिल है। ठीक है, अब बोला जो ठीक है अभी वो फ्लाइट कैंसिल है तो थोड़ा बाद में दे दो, 8, 9, 10 बजे। बोल रहे आज फ्लाइट नहीं है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। इसके अलावा जिन यात्रियों के टिकट कैंसिल किए गए हैं उन्हें आज रात 8 बजे तक पैसे रिफंड करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। वहीं इंडिगो फ्लाइट विवाद अब संसद की दहलीज तक पहुंच गया। परिवहन, पर्यटन और सिविल एविएशन की संसदीय समिति इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है।
जानकारी के मुताबिक जल्द समिति इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस को तलब कर सकती है। साथ ही DGCA और नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।